सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगभग मुग़ल काल की जो नीतियां थी, मुग़ल काल की जो संस्कृत थी, समाज था, अर्थव्यवस्था था, सैनिक व्यवस्था थी, स्थापत्य, इस पर हमको पढ़ना था और हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दो बड़े टॉपिक कर ले रहे हैं मुग़लों के। एक तो मुग़लों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी और एक मुग़लों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था पर अगर पूरा नोट लिखना हो, आपको टॉपिक लिखना हो या परीक्षा में आना, तो कैसे आप परीक्षा में सवाल अपना हल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सैन्य व्यवस्था का भी यही हाल होगा। इसके बाद एक लेक्चर हम लोगों का बचेगा, वही स्थापत्य, साहित्य, पुस्तकों का अनुवाद वगैरह जिन लोगों ने किया, चित्रकला, वो सारी चीज़ें समेट करके हम लोग एक लास्ट लेक्चर मुग़ल का करेंगे और उसके बाद मुग़लों के बाद हम आधुनिक भारत की नींव रखेंगे अपने अध्ययन के दौरान। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मुग़ल वंश में। सैन्य प्रणाली या सैनिक प्रणाली के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि मुग़लों का जो राज्य था, मुग़ल शासन था, वो टिका हुआ था। कैसे टिका हुआ था? मध्यकाल में जब राजतंत्र का युग था, राजतंत्रात्मक युग था, ऐसे में बगैर सैनिक मजबूत किया, आज के आधुनिक युग में भी जिसकी सेना मजबूत है वही मजबूत देश है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो। भारत भी सैन्य शक्ति में एक महत्वपूर्ण देश है और आपको पता भी होना चाहिए कि भारत की महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, यानी सैन्य स्थितियों में कहाँ ये टिकता है। आपकी अच्छा अध्ययन अगर होगा तो आपको पता होगा, और नहीं तो आप इस पर नॉलेज करिए, अपना गेन करिएगा। तो जो मध्यकाल में सैनिक प्रणाली थी मुग़लों की, तो मुग़ल, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए मुग़लों की सेना में कितने अंग थे। यानी जैसे आज थल सेना, जल सेना यानी नौसेना जिसको बोलते हैं, वायु सेना, मेनली हमारी 3 कमानें हैं सक्रिय। तीनों के मुख्यालय हैं, तीनों के और कुछ प्रशिक्षणात्मक कमानें हैं, तीनों के हेडक्वार्टर्स हैं। किसी के, हम लोग उसको जब पढ़ते थे अपने तैयारी के दौरान, तो मैप पे पूरा दिमाग में रहता था कि थल सेना की जब बात चलेगी तो उसके कहाँ कहाँ सेंटर हैं पूरे देश में, या नौसेना की बात चलेगी तो उसका पूर्वी तट का बेड़ा कहाँ लगेगा, पश्चिमी तट का बेड़ा कहाँ, तो सारी चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। उसी तरह से मध्यकाल में सेना के अकबर ने, देखिए बाबर को बहुत समय नहीं मिला था यहाँ सेना तैयारी का। जो सैनिक लेकर आया, कुछ सैनिक बनाया और उसने अपना काम किया। युद्ध कई लड़े, जीता भी। बाबर के बाद हुमायूं को लेनपुल ने कहा ही था, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसको भी समय नहीं मिला। शेर शाह सूरी बहुत कम समय में बहुत कुछ कर गया था, बहुत कम समय में। शेर शाह सूरी एक अद्भुत शासक है। KR कानूनगो साहब प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में, और उन्होंने बहुत अच्छा इनके विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। तो कालिका रंजन कानूनगो पूरा नाम है उनका। तो पढ़िए कभी शेर शाह सूरी को आप, तो देखेंगे 4-5 साल के शासन में उसने बहुत काम किए थे। तो उसने कुछ सेना को जरूर सुदृढ़ किया, लेकिन मुख्यतः श्रेय जाता है अकबर को। और अकबर जी ने जो व्यवस्था स्थापित कर दी, जहांगीर, शाहजहां उसी व्यवस्था को आगे औरंगजेब तक फॉलो करते रहे और मुग़ल मजबूत होते रहे। अकबर ने क्या किया था? सैन्य प्रणाली को मनसबदारी से जोड़ दिया था। हम लोगों ने पढ़ा था मनसबदारी, जागीरदारी सिस्टम। मनसबदारों का दायित्व था कि वो यानी कि राज्य की सेना को रखें। मनसबदार सैनिक रखते थे, लेकिन उनका वेतन भत्ता और उनकी भर्ती केंद्र करता था। मनसबदार केंद्र निश्चित कर देता था हर मनसबदार को कि आपको इतने रखना है। उनकी दाग अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप इसी से पढ़ लीजिए कि 3 श्रेणियों में बांटा था उन्होंने। अकबर के जो सैनिक थे, यानी मुग़लों के जो सैनिक थे, वो 3 श्रेणियों में रहते थे। एक तो मनसबदारों के पास रहते थे, मनसबदारों के सैनिक, यानी नियुक्ति इनकी मनसबदार करते थे। इसके बाद एक होते थे अहदी सैनिक। ये बादशाह के बहुत निकट रहते थे, बादशाह द्वारा भर्ती किए जाते थे और बादशाह के साथ ही रहते थे, यानी उनकी व्यक्तिगत सेना आप इसको कह सकते हैं। और कुछ इनमें वालशाही एक शब्द आता है, जो अंगरक्षक नियुक्त किए जाते थे इसी में से। फिर दाखिली सैनिक होते थे, ये भी बादशाह नियुक्त करता था, लेकिन मनसबदार की सेना में इनको रख दिया जाता था। ये 3 तरह के सैनिक सैन्य प्रणाली में दिखाई देते हैं। फिर मुग़लों की जो सेना थी वो 5 भागों में थी। वो 5 भाग आपको ठीक से पता होने चाहिए और हर भाग के विषय में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले जो मुग़ल सेना का आधार थी वो अश्वारोही सेना थी, यानी घुड़सवार सेना थी। उस समय घुड़सवारी, द्रुत गति से तेज चलने वाले घुड़सवार थे, घोड़ा थे। और घुड़सवार सेना जिसकी मजबूत थी, मध्यकाल में निश्चित रूप से वो मजबूत था। और घुड़सवार सेना में अकबर ने क्या किया था? 2 तरह के घुड़सवार होते थे। एक तो होते थे बरगीर और एक होते थे सिलेदार। पर मैं इतना लिख रहा हूँ इसलिए इसको, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ लेगा बरगीर क्या थे या बरगीर सिलेदार क्या थे। बरगीर वे सवार होते थे, घुड़सवार, जिनको राज्य की ओर से सारी व्यवस्था की जाती थी। और सिलेदार वे घुड़सवार होते थे जिन्हें अपना प्रबंध स्वयं करना होता था, लड़ना होता था।
तो बरगीर सिलेदार दो शब्द हैं। 1573 में अकबर ने दाग और हुलिया प्रथा शुरू की थी, यानी हाथियों को भी दागा जाता था और घोड़ों को भी दागा जाता था। ये इसलिए दागा जाता कि कोई व्यक्ति दूसरी बार अपना घोड़ा ला करके पास ना करा ले, यानी जब दाग उस पर रहेगा, उसका लेखा जोखा रहेगा, तो वो दूसरी बार नहीं आएगा, तो सेना में भ्रष्टाचार का इसमें चांस कम होगा। और हुलिया प्रथा भी इसी साथ में चलती थी। हुलिया मतलब सवार का हुलिया रखना, उसका डिटेल रखा जाता था। दूसरी सेना इनकी पैदल सेना थी। पैदल सेना में प्यादा या इसको पायक भी कहा गया है, मराठों में भी ये शब्द आएगा जब पढ़ेंगे पायक। तो प्यादा कहते थे, जो पैदल सैनिक होते थे उनको क्या कहते थे? प्यादा। आज भी जब आप शतरंज खेलते हैं तो शतरंज के गेम में क्या प्यादा आता है ना, वो प्यादा वही जो धीरे धीरे चलता है, वो समझिए उसी से जुड़ा हुआ ये शब्द तभी से चला आ रहा है। फिर पैदल सेना में इनके वहाँ 9 तरह के लोग, 9 कैटेगरीज हैं, इसमें 9 तरह के लोग हैं। उसी में जैसे एक शमशीरबाज या शमशेरबाज हैं, यानी तलवार अच्छा चलाते थे, तो इनकी एक अलग कैटेगरी हो गई। बंदूकचियों की अलग कैटेगरी हो गई। इस तरह से आप परीक्षा के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको सारी कैटेगरीज को पढ़ना चाहिए, अच्छी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक हाथी की सेना थे, हस्त सेना। इसका प्रधान कौन था? पील खाना इसका विभाग था, पील खाना। तो पील खाना हस्त विभाग का हेड था। इतना ही आपके लिए पर्याप्त जानकारी। नौसेना भी थी इनके पास। नौसेना उस तरह से नहीं थी कि जैसे आज की नौसेना है कि समुद्र में इनका राज चलता था। नौसेना का मतलब बंदरगाहों की सुरक्षा करना, नदियों में जो नाव चलाई जाती थी उनकी सुरक्षा करना, या जो अंदर स्रोत थे जल के उन पर भी कोई गलत राजा के खिलाफ ना कोई कार्य करे, इसलिए नौसेना या नबाड़ा विभाग इसको बोलते थे। और मीर ए बहर के अंतर्गत ये रहता था। आपसे तो ये भी पूछ सकता है कि मीर ए बहर किसको कहा जाता था? तो वो नौसेना का हेड होता था। नबाड़ा क्या था? नौसैनिक विभाग था मुगलों का। फिर है तोपखाना। तोपखाना मीर ए आतिश के अधीन था और तोपखाना बहुत मजबूत था। इनका खास बात है बाबर लेकर आया। यद्यपि मुझे लगता है एक फिल्म में देख रहा था पद्मावत अलाउद्दीन खलजी की, उसमें भी तोप चलाई गई है। वो आश्चर्यजनक है क्योंकि अलाउद्दीन खलजी के सामने तोप चलाने जैसी बात नहीं मुझे लगता है, या शायद मैं मिस कर रहा हूँ, जो भी हो। तो तोपखाना फिलहाल बाबर लेकर आया था। मुस्तफ़ा और अली करके उसके 2 तो थे, और पानीपत के युद्ध में उसने प्रयोग किया और धीरे धीरे उसने कई युद्ध जीते, तो उसमें उसके तोपखाने का प्रयोग होता था। बाद में मुगलों का तोपखाना मजबूत हुआ, मीर ए आतिश विभाग बना। 2 तरह की तोपें होती थी इनके पास। एक जिनसी यानी भारी तोपें होती थी, इनको ले जाना लाना कठिन होता था थोड़ा, और एक होती थी दस्ती यानी कि हल्की तोपें होती थी। हल्की तोपें जैसे गजनाल नाम उसका, तो गजनाल मतलब गज हाथी, हाथी के ऊपर इसको आसानी से ढो सकते थे। या नरनाल है, नरनाल का मतलब मनुष्य इनको अपने द्वारा कहीं आवागमन के आसानी से कर लेता था। या सुतरनाल होती थी, ऊँट, इनको ले जाते थे इस तरह से। और बड़ी तोपों में जैसे गाजी खां, फतेह लश्कर, फतेह रहब, गंज सवाई एक जलपोत था जिस पर तोपें रहती थी। गंज सवाई एक जलपोत था। फतेह रहब और औरंगजेब की एक बड़ी तोप थी। तो ये आपसे पूछ सकता है गाजी खां क्या था, और 4 विकल्प दे देगा। तो आपको पता रहना चाहिए तोपें कौन कौन सी थी। आप जब अपने नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे करके ठीक से मोटा मोटा लिखिएगा, जिससे परीक्षा में आपका प्रश्न गलत न होने पाए। तो सैनिक प्रणाली मुगल तंत्र का आधार थी, मनसबदारी से जुड़ी हुई थी, उसमें कुछ खामियां भी थी, लेकिन मुगलों का एक लंबा कार्यकाल चलता रहा और यही सैन्य व्यवस्था उनकी आधार के रूप में काम करती रही। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। मीर बख्शी जो सैन्य का हेड था, प्रांतीय होते थे मीर बख्शी, वो सरखत पर हस्ताक्षर करके वेतन निकालता था, मनसबदारों की नियुक्ति करता था। वो सब हम लोगों ने जब मुगल प्रशासन पढ़ा था मीर बख्शी के कार्य तो पढ़ चुके हैं। अब आप आइए अर्थव्यवस्था। मुगल अर्थव्यवस्था पर अगर बात की जाए, मुगल अर्थव्यवस्था ही नहीं, कभी कहीं की भी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या लिखेंगे उसके विषय में? अर्थव्यवस्था का मतलब अगर मध्यकाल में हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसका मतलब होता है कृषि, क्योंकि आधार होता था। व्यापार वाणिज्य कैसा होगा, क्या होगा, किसी अर्थव्यवस्था के क्या तत्व होते हैं, मुद्रा कैसी है, वाह व्यापार निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है, उद्योग कौन से चलते होंगे, भू राजस्व कैसे वसूला जाता होगा जिससे राज्य की आय बढ़ती होगी, आय और व्यय क्या होता। तो ये सारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसमें मैंने ऊपर देखिए टॉपिक लिखे हैं, जैसे कृषि, भू राजस्व, उद्योग, मुद्रा प्रणाली। अगर आप इन पर सब पर थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लेंगे तो आपको मुगल अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। मुगल अर्थव्यवस्था मध्यकालीन है और उसका आधार क्या है? कृषि। तो जब कृषि आधार है तो निश्चित है कृषकों के विषय में आपको जानकारी ठीक होनी चाहिए। कृषक क्या करते थे? क्योंकि कृषक ही राजस्व, भू राजस्व देते थे, लगान देते थे, खराज देते थे, अभी पढ़ेंगे आगे। कृषक जो है 3 तरह के उस समय थे। एक तो थे खुद काश्त।
खुद काश्त का मतलब जिनकी अपनी खेती होती थी और वे अपनी खेती पर खेती करते थे और लगान भरते थे। दूसरे होते थे पाही काश्त, यानी ये क्या करते थे, बटाई ले लेते थे खेती या किसी से गिरवी खेती अपने पास रख लेते थे, ये दूसरे गांव में जाकर भी खेती कर लेते थे। और एक होते थे मुजरियान, इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। ये निम्न वर्ग के बिल्कुल शोषक मजदूर थे, मजदूर टाइप के लोग, जो कि जिनका काम था केवल कभी किराए से भूमि लिया, कभी किसी के किराए से काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर टाइप के मुजरियान हुआ करते थे। अबुल फजल जो उल्लेख करता है अपनी आइन अकबरी में, वो रबी की 25 फसलों का उल्लेख करता है और खरीफ की 16 फसलों का उल्लेख करता है। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप जब रबी की हम 25 फसलें लिखकर हम तो छोड़ देंगे यहाँ, क्योंकि अगर हम लोग इन लेक्चरों को बड़ा करेंगे तो 2-3 लेक्चर चाहिए, इसके लिए वो संभव नहीं हम लोगों द्वारा। आप 25 फसलों में महत्वपूर्ण फसलें निकालिएगा कि ये भी मुगल काल में होता था, आश्चर्य होगा आपको जब देखेंगे। या खरीफ की 16 फसलों में आप महत्वपूर्ण मोटी मोटी 2-4 फसलें लिख लीजिएगा। फिर तिजारती फसलें, यानी तिजारती मतलब नगदी फसलें भी उस समय होती थी, जिनमें गन्ना, कपास, नील ये प्रमुख थे। तंबाकू का प्रयोग सबसे पहले यूरोपीय लाए थे, ब्राज़ील से आया था तंबाकू भारत में, दक्षिण में आया, दक्षिण से कुछ लोगों ने इसको मुग़ल दरबार में धीरे धीरे सैनिकों के द्वारा लाया गया। और जहांगीर ने देखा कि इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं तो उसने एक बार बंद भी करा दिया था इसका प्रयोग, अनुमति बंद कर दी थी। लेकिन इसी के सामने माना जाता है जहांगीर के समय तंबाकू का प्रवेश हुआ था। सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? अगर कृषि की बात करें तो सिंचाई जाहिर है, क्योंकि उस समय सिंचाई की इतनी व्यवस्थाएं जो आज के आधुनिक युग में आप देख पाते हैं इतनी नहीं थी। कुछ नहरें जरूर बनवाई थी मुगल शासकों ने, जिससे कि सिंचाई हो और पानी लोगों को मिल सके। तो सिंचाई का एक तो वर्षा पर आधारित होती थी कृषि, और दूसरा नहरें सिंचाई का एक साधन होता था। अकबर ने भी नहरें बनवाई, शाहजहां ने बनवाई, तो आप जरा देखिएगा किसने कौन सी नहर बनवाई, उसके नाम भी होते थे, आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में। और अकाल बहुत पड़ते थे, शाहजहां के समय भी पड़े, अकबर के समय भी पड़े। तो ये अकाल भी कृषि का एक दुर्भिक्ष जिसको बोलते हैं, ये भी एक मुगल अर्थव्यवस्था का, कृषि का एक महत्वपूर्ण तत्व था। अकाल में बहुत सारे कई लाख कई हज़ार लोग एकदम खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। ये कृषि आधार था। और कृषकों के विषय में आपका जानकारी, ये संक्षिप्त जानकारी है। इसके बाद भू राजस्व के विषय में हम थोड़ा पढ़ेंगे और परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा जाता है। जैसे वो यही पूछ लेगा टोडरमल बंदोबस्त कब लागू हुआ, या टोडरमल कौन था, या आपसे पूछ लेगा शेर शाह ने ज़मीन को कितने भागों में बांटा था। जो भू राजस्व का मतलब होता था ज़मीन से लगान लेना। जैसे हम खेती कर रहे हैं तो हम कितना लगान देंगे ये तय करना, पहले नहीं तय होता था, राजा मन चाहे जितना ले लिया। लेकिन शेर शाह सूरी, बाबर को टाइम नहीं मिला, हुमायूं को टाइम नहीं मिला, शेर शाह सूरी ने इस पर ध्यान दिया और 2-3 काम किए उसने। एक तो उसने भूमि को 3 भागों में बांटा था, जो भी भूमि थी 3 श्रेणियां थी, उसने अच्छा, मध्यम और खरा ऐसे करके बांटा। 3 श्रेणियों के बाद उसने पट्टा और कबूलियत 2 शब्द आते हैं। किसानों से उसने लिखवाया कि कितनी आपके पास ज़मीन है, उसका पट्टा कर दिया, और कबूल इतना आपको राजस्व देना है। जब अकबर राजा बना तो अकबर सम्राट बनने के बाद तुरंत तो व्यवस्था नहीं लागू कर सकता था, इसलिए इसी को अप्लाई किया। लेकिन समय के साथ उसने क्या किया, इसको और वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। उसने 4 दीवान नियुक्त किए समय समय पर, और उन दीवानों को यही काम दिया कि आप पूरी अर्थव्यवस्था में जो लगान व्यवस्था है, भू राजस्व के एक सिस्टम पे लाइए। इन लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया। मुजफ्फर शाह है उसमें एक बड़ा नाम आता है, और जो नाम है आप देख सकते हैं उसमें, अपनी बुक में मिल जाएगा आपको। फिर इसने भूमि को 4 भागों में बांटा, पोलज, परती, चांचर, बंजर। पोलज का मतलब प्रतिवर्ष जो जोता जाए खेत, परती का मतलब जो 1-2 वर्ष में जोता जाए, चांचर का मतलब 3-4 वर्ष, और बंजर का मतलब जो 5 वर्ष से अधिक खाली छोड़ी जाती हो। अब देखिए आपको, पोलज और परती से तो वो हमेशा लगान लेता था क्योंकि अच्छी भूमि थी, लेकिन चांचर और बंजर को डेवलप करने के लिए वो लगान में रियायत भी देता था। उसने जो नाप थी गजे सिकंदरी चल रहा था, जो शेरशाह के समय नाप होती थी वो गजे सिकंदर लोदी जो था उसने चलवाया था, आपको याद होगा 39 अंगुल अथवा 32 इंच का उसका हुआ करता था गज। अकबर ने इलाही गज चलाया, उसकी जगह पर क्या किया, और अकबर का इलाही जो गजे इलाही था वो थोड़ा बड़ा था, वो 41 अंगुल का था, और लगभग मान के चलिए 33.5 इंच का था, 32 इंच का उसका था, 33.5 इंच का इसका था। अकबर ने जरीब का मतलब होता है लकड़ी के बांसों को छल्लों द्वारा। अकबर से पहले रस्सी से नापते थे बीघा। रस्सी में क्या होता था, रात में भिगो देते थे तो वो ऐंठ जाती थी, तो सुबह जिसका जो भ्रष्टाचार अधिकारी होते होंगे, भ्रष्टाचारी अधिकारी, वो क्या करते थे, इसको भिगो कर नाप दिया, किसी का सूखे में नाप दिया, तो एक संभावना रहती थी भ्रष्टाचार की। अकबर ने जरीब यानी बांस की छड़ी को छल्लों से जुड़वाया, इससे नाप जो थी वो ज़्यादा मजबूत हुई। तो जब्ती व्यवस्था जो थी अकबर ने ज़्यादा मजबूत की।
भू राजस्व की दर सामान्य रूप से अकबर की 1/3 थी, लेकिन कहीं कम ज़्यादा भी वो आवश्यकता अनुसार करता था। एक अधिकारी उसने करोड़ी की नियुक्ति की थी। करोड़ी का मतलब जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे, 1 करोड़ दाम, जो दाम चूँकि दाम में ही आएगा, आगे हम मुद्रा में पढ़ेंगे, 1 करोड़ दाम के जो एरिया थे उनको किया था। फिर इसने जो लागू किया था भू राजस्व अपना, उसने एक जैसा नहीं लागू किया, चारों साल का एवरेज ले लिया। चारों साल के एवरेज में यानी कि औसत में 4 सालों 4 वर्षों का, पिछले 10 वर्षों का औसत लिया। चारों, जैसे पोलज है ज़मीन, पोलज का उसने पिछले 10 वर्ष का अनुमान निकाला, फिर उसने उसको 10 वर्ष के औसत को लागू किया। दस्तूर कहते थे उसको, और हर जगह का दस्तूर अलग होता था। जब्ती या आईने दहसाला इसकी व्यवस्था का नाम था। आईने दहसाला ये शासन के 24वें वर्ष अकबर कब बैठा था? 1556 में, और 1580 में इसको लागू करता है। उस समय टोडरमल, सीतापुर जनपद के रहने वाले थे टोडरमल जी, शेरशाह के साथ भी काम किया था उन्होंने भू राजस्व पर, और टोडरमल को उसने नियुक्त किया था। उस समय वही अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री थे, और इसीलिए इसका नाम एक क्या रखा गया? टोडरमल बंदोबस्त। और लागू कब हुई आईने दहसाला? 1580 में। 1 बीघा जो उसका था वो 3600 वर्ग गज का था, और मैंने बता ही दिया करोड़ी की नियुक्ति की गई थी। और अकबर के समय ये था कि आकलन बहुत मजबूती से किया गया, तो जो आकलन किया गया काफ़ी कुछ, जितना आकलन वो करता था उतना राजस्व उसको वसूली में मिल जाता था। जो जमा होता था उसका आकलन सही रहता था। किसानों को वो राजस्व की दर, ये शेरशाह ने भी किया था, राजस्व जब वो दर तो ठीक, जो वसूली कठिन होती थी, लेकिन राजस्व लगाते समय वो देखता था कैसी ज़मीन है क्या है, यानी वहाँ पर भ्रष्टाचार का चांस कम था। तो ये भू राजस्व या लगान या खराज, जो ये चीज़ें थीं, ये मजबूती से मुग़ल शासन को, मुग़लों को अर्थव्यवस्था का आधार प्रदान करती हैं। और यही लगान, इसी पर सब कुछ टिका था। जितने खर्चे थे, राजमहल का खर्चा था, मनसबदारों के वहाँ खर्चे होते थे, जो पोशाकें आती थी उन पर खर्चे होते थे, नए नए निर्माण करवाते थे, बिल्डिंगें बनवाते थे, कुछ सार्वजनिक कार्य भी करवाते होंगे मुग़ल सम्राट, तो वो सारा खर्चे का स्रोत इनका मेन यही हुआ करता था, यानी कि आय का स्रोत। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक उद्योग है। उद्योग के विषय में हम केवल इतना करेंगे कि उद्योग थे कौन से। उद्योग की बात करेंगे तो हमेशा कुछ कृषि आधारित उद्योग होते हैं और कुछ गैर कृषि आधारित होते हैं। कृषि आधारित उद्योगों को आप अलग कर सकते हैं कैटेगरी में, और गैर कृषि आधारित को अलग। हमने एक साथ लिख दिए, आप समझिए। एक तो कपड़ा उद्योग बहुत पॉपुलर था। बनारस, बंगाल का कुछ एरिया, कश्मीर का कुछ एरिया, जैसे रेशम, कश्मीर में बहुत अच्छा था, रेशमी कपड़ा बनता था। तो एक बार तो अकबर ने वहाँ रेशम पर राज्य का एकाधिकार करवा दिया था। तो कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग जैसे बनारस में तांबा, इस तरह से चमड़ा उद्योग, कागज़ उद्योग, गुड़ चीनी उद्योग, काष्ठ उद्योग, ये सारे उद्योग उस समय पॉपुलर थे। अब आप इन पर सब पर केवल इतना पढ़ लीजिएगा कि ये उद्योग कहाँ का फेमस था। पटोला जैसे एक कपड़ा हुआ करता था, आपसे यही पूछ लेगा पटोला क्या था। तो जब आप कपड़ा उद्योग पढ़ेंगे तो मोटा मोटा आपको निश्चित मिल जाएगा बुक में कि पटोला इस कपड़े को कहते थे, यहाँ बनता था। बात खत्म हो गई। तो आप इस तरह से इसको तैयार करेंगे। देखिए, मैं केवल आउटलाइन दे रहा हूँ इस टॉपिक की। इस टॉपिक को पढ़ाना एक बड़ा टाइम टेकर था, इस वजह से मैंने आपको, और अगर आप जीएस के स्टूडेंट हैं, सामान्य अध्ययन के लिए जा रहे हैं किसी परीक्षा में, तो आपका काम चल भी जाएगा इससे। फिर इसके बाद आप गुड़ और चीनी उद्योग हो गया। फिर व्यापार की स्थिति क्या थी? व्यापार, बाह्य व्यापार भी होता था, भारत से, चीन से, सब जगह से व्यापार था उस समय, और आंतरिक व्यापार तो होता ही था। व्यापार में बैंकिंग का भी रोल था, सर्राफ हुआ करते थे, और उसमें एक हुंडी पत्र चलता था, हुंडी शब्द आता है, तो हुंडी के दम पर इधर उधर ये लोग कर लेते थे अपना काम। तो आप व्यापार, बैंकिंग भी पढ़िएगा, यानी उद्योग में इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद फिर आखिरी टॉपिक है इसका, अर्थव्यवस्था का मुद्रा प्रणाली। मुद्रा और टकसालें, यानी मुगल किस, उस समय कौन से सिक्के चलते थे और टकसालें कितनी थीं, सिक्का कहाँ ढलाई होता। आज के आरबीआई जैसी व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन शेरशाह सूरी ने एक बड़ा काम कर रखा था, टकसालें बनवाना, रुपये को चलाना। वो रुपया जो चांदी का ब्रिटिश काल का आधार था, वो शेरशाह सूरी का था। तो मुद्रा व्यवस्था में 3 तरह की मुद्राएं चलती थी मुगल शासन में, सोना, चांदी और तांबे की। अबुल फजल कहते हैं कि सोने की 4 टकसालें थीं, चांदी की 14 टकसालें थीं, और तांबे की 42 टकसालें उस समय काम कर रही थी। ये 1575 का डेटा है। चांदी का रुपया शेरशाह ने जो चलाई थी अपनी मुद्राएं, उनमें से जैसे एक शाहरुख सिक्का चलाया था चांदी का बाबर ने काबुल में, वो भी आप जब मुद्रा प्रणाली पढ़ेंगे इनकी तो आ जाएगा। लेकिन चांदी का रुपया ही आधार था बाद में, जो शेरशाह ने चलाया था। अकबर के सामने एक बड़ा परिवर्तन होता है और मुद्रा व्यवस्था एक सुसंगठित रूप में सामने आती है।
अकबर ने राम सीता के सिक्के चलाए। एक तरफ धनुर्धारी राम है, दूसरी तरफ राम सी लिखा हुआ। परीक्षा में भी पूछा जाता है कि राम सीता के सिक्के किसने चलाए, तो उसका आंसर होता है अकबर। अकबर के समय के सिक्के मैंने लिख दिए हैं। आपसे ऐसे पूछ लेगा मुगलों का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन था, तो मुहर थी, सोने की मुहर। संसब भी सोने का सिक्का था और ये बड़ा सिक्का सबसे था, 101 तोले का। आपसे पूछ ले सबसे बड़ा सिक्का कौन था, तो संसब। इलाही गोल सिक्का था और ये सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्का था। सर्वाधिक नहीं, लोकप्रिय तो मुहर था। इलाही जो था 10 रुपये चांदी का, यानी 10 रुपये के बराबर का सिक्का था इलाही। इलाही भी काफ़ी प्रचलित था वैसे। रुपया चांदी का इसकी मात्रा थी 178 ग्रेन। ये जो भार था इसका क्या था, 178 ग्रेन। जलाली जो था वो चौकोर सिक्का था अकबर का। ये भी रुपया था, चौकोर रुपया था। दाम किस चीज़ का था, और जीतल ये तांबे की मुद्रा थी। दाम और जीतल 40 दाम 1 रुपये के बराबर हुआ करता था। 1 रुपये बराबर 40 दाम। दाम के नहीं कहते, दाम के दाम कौड़ियों के दाम, क्या एक मुहावरा भी है, तो दाम वहीं से आया हुआ है। दाम तांबे का एक कम मूल्य का सिक्का हुआ करता था। जहांगीर आया। जहांगीर के सामने मुद्रा व्यवस्था, बल्कि फिर आगे बहुत परिवर्तन नहीं होते हैं। जहांगीर ने एक तो अपनी राजा आकृति वाले सिक्का चलवाए जिस पर खुद वो बना है, और पहली बार ये जहांगीर चलाता है। दूसरा निसार सिक्का इसके सामने एक प्रकाश में आता है। पूछ सकता है निसार सिक्का किसके समय चलाया गया, तो आप याद रखिए जहांगीर के समय चलाया गया। फिर शाहजहां के समय एक सिक्का आता है आना। आना किसने चलाया, शाहजहां, और ये बाद में ब्रिटिश इंडिया तक प्रचलित रहा। 1 रुपये में कितने, 16 आना। अब भी कहते हैं ये बात आपकी 16 आने सच है, तो आना शब्द अब भी चल रहा है वही, 16 आने यानी पूरा पूरा। 1 रुपये में 16 आना होता था। औरंगजेब ने सिक्कों पर बहुत काम नहीं किया था। याद होगा आपको, मैंने जब पढ़ाया था, कलमा या क्या खुदवाना उसने बंद कर दिया था। और एक कोई अब्दुल नाम था उनका एक पद्य था, अब्दुल शाह मीर बाकी या मीर बाकी, इस तरह उनका और एक पद्य उसने खुदवा दिया था, वो चलता था उस पर। और नाप तौल की और इकाइयाँ भी प्रचलित थीं। नाप तौल में मन सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी, तो उसके पहले मन, शेर, खरवार, कैंडी, बहार, कुवाड, ये शब्द हैं। आपसे शब्द पर ही प्रश्न पूछ लेगा, कुवाड क्या था। नाप तौल की इकाई, एक तोप, एक सिक्का या कुछ और, तो आप कुवाड समझ जाइएगा कि ये नाप तौल की एक इकाइयाँ हैं, 5 लिखी हुई हैं। इस तरह से ये टॉपिक हम लोगों ने किया सैन्य प्रणाली और अर्थव्यवस्था का। अगला टॉपिक हमारा होगा स्थापत्य, कल्चर, संस्कृत उनकी क्या थी, और साथ में चित्रकला वगैरह के विषय में। और लास्ट टॉपिक होगा मुगलों का। तब तक आप इसको ऐसा करिएगा कि इसको अच्छे से बुक से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको केवल आउटलाइन में दे पाया हूँ, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं दे पाया हूँ। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी परीक्षा में प्रश्न आपका सही होगा। तब तक होमवर्क करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद।